Namaste everybody, welcome back to our channel, and today this video is going to be in Hindi, and we have, on a popular demand, we have Dr. Piyush Dubey back with us, who's an Ayurvedic doctor and Vedic astrologer. So today he's gonna be bringing a topic on past life, decoding your past life and the reason of your birth or suffering. So I welcome you, Dr. Dubey. Namaste. Yeah, thank you, and thank you for giving me the opportunity again. And thank you to the audience for giving such a wonderful response. Okay, so as you said, we are going to discuss about past life. And many people keep on asking कि हमारा past life कैसा था, हम past life में क्या थे, या हमारा birth हुआ ही क्यों. Hmm. And there are various things like पितृदोष. अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे चार्ट में पितृदोष है या पितरों का कर्स है. लेकिन ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे के सारे हम बस सुनते तो अच्छा लगता है. हमने किसी को बता तो दिया कि पितृदोष है, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि उसका क्या मैनिफेस्टेशन. ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कर पाते. इसलिए आप देखिए ना कि मैंने अपने चैनल का नाम ही डेस्टिनी स्टार रखा है कि हम लोगों की डेस्टिनी चेंज करने तो नहीं है, लेकिन मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना. मतलब हमें ऐसा क्यों फील आता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि भगवान ने हमें केवल सफर करने के लिए ही भेजा है. अगर हमें केवल और केवल सफरिंग, पेन या पीड़ा के लिए भेजा होता तो बर्थ देने की जरूरत ही नहीं थी. ये एज ए ह्यूमन हमारा एक माइंड सेट बन गया कि हम आए हैं कर्मों को भोगने, तो हमें केवल सफर ही करना है, अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ. अगर अच्छा होना ही नहीं होता तो हमको पैदा ही नहीं किया जाता. इसका मतलब है कि हमें उन्होंने भेजा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को सुधार लें. बहुत कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ, बट एक कॉमन माइंडसेट बन गया है कि नहीं नहीं, हमको तो सफर ही करना है. वो हमारे पुराने इतने कर्म बाकी रह गए थे पिछले बर्थ में, लास्ट बर्थ में, तो उसके लिए हमको इतने दुख दर्द मिल रहे हैं. जबकि ऐसा नहीं है. जब सब कुछ अगर पास्ट लाइफ से चल ही होना था तो इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं था. यहाँ के जो कर्म है उनका कोई मतलब ही नहीं. एंड एक कॉमन आप सुनिए लोगों को कहते हुए कि जो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं वो ज्यादा परेशान हैं. आपको हमेशा जो अच्छे लोग होंगे वो ये कहते मिलेंगे, हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया इस बार किसी का, तब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा ऐसा क्यों होता है? जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, हमने किया है ना. हमें लगता है कि हमने नहीं. बहुत सारे लोगों को आप देखिए, वो कहते हैं अरे वो इंसान तो इतने बुरे कर्म करता है तब भी कितना खुश है. तो लेकिन ऐसा नहीं, हमको लगता है कि हमने नहीं किया, हमने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा. सी, जब भी बात आती है एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस साइन, उनके मेटेलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालाइज करें तो हर हाउस के अलग अलग सिग्निफिकेशन. मेटेलिस्टिक सिग्निफिकेशन अलग है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन अलग है. ठीक. अब बात ये होती है कि हमारा जो बर्थ है वो क्यों हुआ. फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा असेंडेंट, एंड हिंदी में क्या कहते हैं, लगन. लगन होता है कि दो लोगों का मिलना. जब यहाँ पे मैरिज होती है तो उसको कहते हैं लगन. और फर्स्ट हाउस में वो साइन मिलता है हमें, असेंडेंट में वो राशि मिलती है जो ईस्ट डायरेक्शन से राइज कर रही है. एंड ईस्ट डायरेक्शन सनराइज का होता है. सन रिप्रेजेंट्स अवर सोल. सन को कहते हैं नेचुरल सोल कारक, आत्म का. और हमारे जो बर्थ का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो डेथ हो जाती है, आत्मा शरीर में एंटर करती है तो लाइफ स्टार्ट हो जाती है. तो फर्स्ट हाउस में वो साइन मिलता है जो ईस्ट डायरेक्शन से राइज कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन सनराइज. और सन आप देखिए काल पुरुष के चार्ट में जो एरीज साइन है फर्स्ट हाउस का, उसमें एक्सॉल्टेड होता है. एक्सॉल्टेशन जो होता है वो बिगिनिंग होता है किसी भी इवेंट. सन का एक्सॉल्टेशन एरीज में बता रहा है लाइफ का बिगिनिंग. सेवेंथ हाउस में लिब्रा साइन आता है, जहां पे सन डेबिलिटेटेड होता है, सनसेट का साइन. सेवेंथ हाउस मारक भी है, डेथ.
तो डेथ का मतलब होता है हमारा बॉडी खत्म हो गया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंसान जिसका डेथ हुआ है उसकी आत्मा भी फ्री हो जाए, क्योंकि सेवंथ हाउस में सन डेबिलिटेटेड है, सेवंथ हाउस मारक है। सन का जो मरण कारक है वो ट्वेल्थ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का होता है। मरने के बाद भी जब तक आत्मा फ्री नहीं हो रही ना, तब तक ऐसे ही साइकिल चलता रहे। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये साइकिल कंटिन्यू रिपीट होते हैं। ट्वेल्थ के बाद फिर हम वापस फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे नेक्स्ट बार। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो जो हमारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो सरावली हो, चाहे बृहद पराशर हो, रासा, ये पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं। वैदिक जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम, फॉरेन इन्वेजन की वजह से या अटैक्स की वजह से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय की गई, या बहुत सारी चीजें यहाँ अवेलेबल नहीं, वो बाद में एड ऑन की गई। जो ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया। उन ट्रांसलेटर्स का ये प्रॉब्लम था कि उनमें से बहुतों को कितनी संस्कृत आती थी हमको नहीं पता, आती भी थी तो कितनी डेप्थ में आती थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया। सेम थिंग अदर टेक्स्ट के लिए भी, आयुर्वेद का देखें, आयुर्वेद के आप बहुत सारे टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें जो बाद के चैप्टर्स हैं वो बाद में ऐड ऑन किए गए। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट किसी के पास नहीं। तो अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली कोर एस्ट्रोलॉजी का पता चले। जैसे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी माना जाता है कि हमारा जो पितृदोष हम कहते हैं ना, कि हमने अपने फादर के साथ कुछ बुरा किया होगा अपने एंसेस्टर्स के साथ, तो हमको पितृदोष मिला। ये कॉन्सेप्ट टोटल बकवास है। आप सोचे ना कि अगर आप फादर के साथ कितना भी बुरा कर लें, कभी आपके फादर आपको कर्ज नहीं करने, ना आपकी मदर, भले आप उन्हें कितना भी परेशान। आपने कभी देखा कि आपने अपनी मदर को कुछ कहा या उनकी बात नहीं मानी तो आपको कर्ज करने लगे? नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। कभी आपने अपने फादर को देखा? हार्डली कभी ऐसा सुना होगा। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली हमारे यहाँ माना जाता है कि जब हमारा डेथ होता है ना, तो हमारी जो आत्मा होती है वो पहले पितृलोक में जाती है। जिस तरीके से अलग अलग लोग बताए गए हैं, पितृलोक में। फिर वहां पे जो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं उनका हिसाब किताब होता है कि हमने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए। फिर अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा खुद डिसाइड करती है, या नेचर उसे खुद अलॉट करता है कि फिर आपको इस प्लेस पे बर्थ लेना है, इस जगह पे लेना है, इस शरीर के साथ लेना है। उसी सुटेबल एनवायरनमेंट में रीबर्थ किया जाता है, जहां फिर उन्हीं कर्मों को आपको पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट, आपके अच्छे और बुरे कर्म के अकॉर्डिंग। फिर पितृलोक से वापस वो जाता है, फिर से क्रिएशन होता है, और ये पूरा अपने आप में साइकिल। तो पितृदोष ये नहीं है कि आपने अपने फादर के साथ गड़बड़ किया था या कुछ उनको हर्ट किया था इस वजह से आप। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हैं जरूर, लेकिन हम सबके अंदर ना कोई ईश्वर है। आप किसी भी प्रीस्ट के पास जाएं, सेंट के पास जाएं, या आप देखिए वो लोग जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां होती है, बस उन्होंने आपसे कहा, उन्होंने आपको ब्लेसिंग दिया और हो गया। उनमें और हम में डिफरेंस है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम सबको बनाया तो ईश्वर नहीं, हम सब उसका ही अंश हैं, तो हम अपने आप में भी ईश्वर। बट उस सेंट में, उस प्रीस्ट में, जिसको हम एक गॉड फिगर की तरह ट्रीट करते हैं, वो भी हमारे जैसे हैं। डिफरेंस ये, वो अवेयर है अपनी सोल को लेके, हम अवेयर नहीं। हम बस मेटेलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हैं, हमको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं। तो समझने वाली बात ये है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बोगस हैं जो चल रहे हैं। आप, मुझे टेक्स्ट नहीं आ रहा, 1970 का जो स्क्रिप्ट है, बृहद पराशर हो रहा शास्त्र है कि कौन सा है, उसमें एक भृगु दोष का भी कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से हम मांगलिक दोष लेते हैं, जो आज के टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, टेक्स्ट में उसमें है कि वीनस आपके 2, 4, 8, 12 में बैठा हो तो भृगु दोष कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको किसी टीचर से जिसके पास एक्चुअल नॉलेज हो तभी आपको मिल सकती So what is Bhrigu दोष? तो भृगु दोष और पितृ दोष में मीन्स की व्हाट इज द डिफरेंस? है। भृगु दोष मीन्स वीनस जो होते हैं उनको महर्षि भृगु के या पुत्र हैं। तो वीनस अगर 2, 4, 8, 12 में हो आपके चार्ट में, तो जिस तरीके से मार्स 2, 4, 7, 8, 12 में होता है तो हम मांगलिक दोष कहते हैं, वैसे ही इसको कहते हैं कर्स ऑफ वीनस।
या वीनस की वजह से आपको सफर करना पड़ेगा। ओके। और आप चेक कीजिए, वीनस जिसके स्टार्ट में 8th हाउस में हो, 12th हाउस में, रिलेशनशिप में सेटबैक जरूर देता है। इवन सेकंड हाउस में भी वीनस अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वीनस अपने से 6th हाउस को कभी पसंद नहीं करता। तो जब वीनस सेकंड हाउस में होगा तो वहां से 6th हाउस आता है 7th हाउस, एंड 6th हाउस एनिमी का होता है। वीनस प्लेनेट है रिलेशनशिप का, वहां से 6th आ रहा है 7th हाउस, 7th हाउस भी रिलेशनशिप का, तो वो रिलेशनशिप को एज एनिमी ट्रीट कर रहा है। तो सेकंड हाउस वीनस को रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली लगन चार्ट में, और स्पेशली नौमांश में हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना। बट ये अभी आज के जो वर्जन अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, उनमें नहीं मिलेगा आपको। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारा लाइफ कंटिन्यू पास्ट लाइफ से चल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक हमारे कार्मिक अकाउंट पूरे नहीं हुए। लेकिन हमें उसको समझना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है जैसा हम सुनते आए हवा में कि ये मांगलिक दोष है या पितृ दोष है, बस हो गया, ऐसा नहीं होता। अब बात आती है कि जब हमने फर्स्ट हाउस की बात की कि सन एक्सॉल्टेड होता है तो हमारा बर्थ होता है, 7th हाउस में हो गया, शरीर चला गया, 12th हाउस में सन का मरण कारक बताया गया। अब अगर आप चार्ट में चेक करेंगे ना, तो हर हाउस का कनेक्शन, हर हाउस में जो साइन या प्लेनेट मिला वो पास्ट लाइफ से ही हम कंटिन्यू कर, हर एक पर्टिकुलर एरिया में जो जो कर्म हमारे बाकी रह गए तो वो हमको फुलफिल करने हैं। इसीलिए 12 हाउस में ऐसा कोई हाउस नहीं जहां आपको ट्रबल ना हो। हर हाउस में प्रॉब्लम है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, डिपेंड करता है कि हमारे कितने कर्म बाकी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये कहे कि इस एरिया में हम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि फाइनेंशियली बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक, या रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक ठाक, या कैरियर में सब कुछ ठीक ठाक। कम या ज्यादा प्रॉब्लम होगा, डिपेंड ये करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है, किसी में कम। क्यों? क्योंकि हर हाउस में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको करने हैं। तो अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। जैसे सन आपकी आत्मा का कारक, सन जहां बैठा है, सन के साथ बैठे हुए प्लेनेट ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ में ये चीजें आपने की थी, इसकी वजह से ये कर्म आपको करने पड़। इसके अलावा जो हाउस होता है वो 9th हाउस आपके पास्ट लाइफ, 5th हाउस फ्यूचर है। इसीलिए 5th हाउस को पूर्व पुण्य का कहते हैं, क्योंकि वो 9 से 9th है। पास्ट में आपने जो कर्म किए थे उसकी वजह से क्या ब्लेसिंग है, क्या कर्ज है, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट हो। 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का, बच्चे आपका फ्यूचर। 9th हाउस फादर का, फादर आपके पास्ट। अगर आप देखेंगे तो 9 से 4th है 12th। 12th हाउस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पास्ट लाइफ का, क्योंकि जो साइकिल चलता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12th हाउस बताता है कि पास्ट लाइफ में कौन सी चीजें बची रह गई थी, क्योंकि फिर हमारा रीबर्थ हो जाता है फर्स्ट हाउस में। ये साइकिल है। तो 9 से 4th है 12th हाउस। 4th हाउस सोर्स होता है किसी भी हाउस, इमोशंस। तो 9th हाउस इसीलिए हमारे धर्म का है, रिलीजन का है। तो 9 से 4 12th है। अगर आप 12th हाउस से काउंट करेंगे 9 तक ना, 10th आएगा। 10th हाउस कर्मों का होता है, किसी भी हाउस से 10th हाउस उसके कर्म है। तो 12th हाउस का कर्म कहाँ है? 9th हाउस। अब 12th हाउस मुक्ति का है, बंधन का है, 12th हाउस डोनेशन का है। हम 12th हाउस से देखते हैं कि इंसान डोनेशन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। बट एक्चुअली 12th का कर्म कहाँ पे है? वो 9th हाउस में। 9th हाउस धर्म का है, एथिक्स का है, ड्यूटीज का है। क्या प्रिंसिपल है आपके, क्या मोरल वैल्यूज है, उस पर डिपेंड करता है कि ये इंसान चैरिटी करेगा कि नहीं करेगा। हर इंसान चैरिटी नहीं करता। 9th हाउस फादर का है, फादर से आपको क्या मोरल वैल्यूज मिले, अपनी ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करना है, आपके फादर ने वो सिखाया है कि नहीं सिखाया। उस पर डिपेंड करेगा कि इंसान डोनेशन करता है, चैरिटी करता है कि नहीं करता। तो 12th से 10th है 9th हाउस, तो 12th और 9th दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए किसी भी चार्ट में सन से 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो हमें बताता है कि हमें अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करनी है, अपने धर्म का पालन कैसे करना है। वो हमारे फादर ने हमें सिखाया है कि नहीं सिखाया, और सिखाया है तो किस तरीके से सिखाया है। इसीलिए हम 9th हाउस को फॉर्च्यून का कहते हैं ना।
तो 9th हाउस इसीलिए फॉर्च्यून का है। तो किसी भी प्लेनेट से आपको 9th हाउस देखना चाहिए। आप देखिए वीनस से 9th हाउस भी हमें जरूर देखना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। अगर वीनस से 9th हाउस एफ्लिक्टेड हो तो रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि वीनस से 9th हाउस बताता है कि रिलेशनशिप को लेके आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट से आप क्या कैरी करते आ रहे हैं अपने फादर से, अपने जनरेशन से, कि रिलेशनशिप में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है। अगर वीनस से 9th हाउस में मेलेफिक हो तो इंसान का व्यू पॉइंट अच्छा नहीं होता रिलेशनशिप को। आप किसी भी चार्ट में चेक कीजिए, वीनस से 9th हाउस का प्लेनेट या उसका लॉर्ड बताएगा कि वो इंसान रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेगा अगर उसको वो चीजें मिलेंगी तभी। अगर किसी को रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहा है तो आप वीनस से 9th हाउस पहले चेक कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। आपको फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज वाले जो केस मिलेंगे उसमें वीनस से 9th हाउस एफेक्टेड मिलता है। क्योंकि एक्सपीरियंस आपको किसी भी चीज को लेके कहीं से भी आ सकता है। आपके फादर से आपका बर्थ हुआ, फादर का क्या एटीट्यूड था वो भी आपका एक्सपीरियंस है। आपके साथ क्या इस लाइफ में हुआ है अभी तक वो भी आपका एक्सपीरियंस है। किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वो भी बता रहा है कि वो आपका एक्सपीरियंस है। तो लगन से 9th हाउस आपकी ओवरऑल पास्ट लाइफ है, बट किसी भी प्लेनेट से 9th हाउस चेक करें वो उस पर्टिकुलर एरिया में बताएगा कि पास्ट लाइफ का क्या ब्लेसिंग और कर्स। इवन वीनस से 9th हाउस में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं उसको, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। उस इंसान का वही डिजायर होगा कि मुझे ये चीजें होंगी रिलेशनशिप में तभी कमिटमेंट कर। अगर मेलेफिक है तो समझिए प्रॉब्लम सीवियर। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न अगर वीनस से 9th हाउस में हो या उसका लॉर्ड हो तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप में। हो सकता है पास्ट के रिलेशन ही उसके खुद के ऐसे रहे हो, या उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स के रिलेशन ऐसे रहे हो कि उसके माइंड में ये थॉट बन गया कि रिलेशनशिप हमेशा पेनफुल होता है। उसका एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल रहा है, एक स्लो टॉर्चर। तो जरूरी और नहीं, सॉरी, सो जी, नॉट ओनली कि जरूरी नहीं है कि प्लैनेट देखना है वीनस से 9th लॉर्ड, में, प्लैनेट लॉर्ड भी देख सकते हैं, तो लॉर्ड का या भी सेम ही इफेक्ट होगा। यस, वीनस से 9th हाउस में सैटर्न है या उसका लॉर्ड सैटर्न, इंसान का पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, उसके खुद के रिलेशन पेनफुल रहे हो, या हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का रिलेशन इतना पेनफुल रहा है कि उसके थॉट में ये बस गया कि मैरिड मैरिज ऐसी ही होती है, रिलेशनशिप ऐसे ही होती, या सोसाइटी में बहुत से लोगों को उसने ऐसा देखा है, सुना है कि उसका ये थॉट प्रोसेस बन गया कि रिलेशनशिप होता ही पेनफुल। ऐसे इंसान के लिए रिलेशनशिप में कैरियर बहुत मैटर करता है। हो सकता है पास्ट में उसका पार्टनर वर्किंग ना रहा हो। ये लोग तभी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेंगे जब पार्टनर वर्किंग हो, स्टेबल कैरियर हो, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पार्टनर मैच्योर होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप रहे हो या ऐसा एक्सपीरियंस इनको रहा है कि इररिस्पॉन्सिबल पार्टनर, वर्क वर्क ओरिएंटेड ना रहा हो, कैरियर ना रहा हो, काम ना करता हो, इररिस्पॉन्सिबल रहा है, इमेच्योर रहा है। अब ये इंसान अगर रिलेशनशिप या मैरिज नहीं कर रहा है तो आप समझिए कि उसका ये प्रॉब्लम है। आपको उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि भाई आप इस तरीके से कंटिन्यू करें तभी रिलेशनशिप सरवाइव करेगा, या वो ऐसा पार्टनर मिलेगा तभी वो कंटिन्यू करेगा relationship। और अक्सर हम इसको मिस कर जाते हैं। वीनस से 9th हाउस हार्डली एस्ट्रोलॉजर ध्यान देते हैं कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट। वीनस से 9th हाउस में सन हो, उसका लॉर्ड सन हो, इंसान तभी मैरिज करेगा जब उसको लगेगा कि इस पार्टनर का सेल्फ एस्टीम या रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है, इसके साथ मैरिज करने से हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। सन सोल को रिप्रेजेंट करता है, इनको लगता है पार्टनर हमारे जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी कॉपी। ये सन है। अभी आप इंडिया में आ जाएं, देखिए देश काल पात्र के हिसाब से चीजें चेंज। इंडिया में आ जाए तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है वीनस से 9th हाउस में सन है या लॉर्ड सन है, पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में होना चाहिए। इंडिया में अभी भी है ना, सरकारी नौकरी वाले से ही शादी। हो सकता है फैमिली में इसी तरीके का माहौल हो, इन्वायरमेंट, कि सबकी मैरिज जो है गवर्नमेंट जॉब में हुई हो, सब गवर्नमेंट जॉब में हो, तो ये माइंडसेट बना दिया पेरेंट्स ने, नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब वाले से ही मैरिज कर। अब वीनस से 9th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स हो जाए, मार्स क्या सिक्योरिटी है, फ्रीडम। इस इंसान को पास्ट रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं मिली थी, या इसने अपनी फैमिली या एनवायरनमेंट में ऐसे रिलेशनशिप देखे जहां बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी, एक पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग था।
मार्स सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जहां भी मार्स है आपके चार्ट में, ये बता रहा है कि वहां आप हाईली इनसिक्योर है। क्योंकि सिक्योरिटी कहाँ चाहिए होती है? सिक्योरिटी वहीं चाहिए होती है जहां पे कोई रिस्क हो। तो ये इंसान बहुत इनसिक्योर है रिलेशनशिप को। अब ये इंसान रिलेशनशिप कंटिन्यू तो करेगा या कमिटमेंट करेगा रिलेशनशिप में, अगर इसको सिक्योरिटी वाला फीलिंग आएगा कि इस रिलेशनशिप में इस पार्टनर के साथ हम फुली सिक्योर है, पार्टनर डोमिनेटिंग नहीं, हमें पूरी फ्रीडम मिलेगी मैरिज के बाद। इसीलिए आप देखिए, वीनस से 9th हाउस में मार्स हो या उसका लॉर्ड मार्स हो, इवन मून से भी 9th हाउस में मार्स आ जाए, इंसान मैरिज नहीं करना चाहता। या कर भी लेगा तो उसका एक थॉट रहता है कि पहले तो नहीं करनी। अब वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है कि मैरिज हुआ कि नहीं। बाकी अगर आप देखें, जुपिटर है, इवन जुपिटर जैसा प्लेनेट भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हमें लगता है कि जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट। वीनस से 9th हाउस में जुपिटर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है ना। इंसान को पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे, पार्टनर मेच्योर नहीं था, ब्रॉड माइंडेड नहीं था, बहुत नैरो माइंडेड एटीट्यूड रहा, उसके पास नॉलेज नहीं था, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाता। अभी ये इंसान तभी रिलेशनशिप करेगा जब पार्टनर में ये क्वालिटीज हो। पार्टनर ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं, मेच्योर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। क्योंकि इसको लगता है, इस इंसान को, कि हमारी लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस है, गाइडेंस का कमी है, तो पार्टनर तो ऐसा हो कि गाइड कर पाए। अब पास्ट में हो सकता है ऐसा पार्टनर मिल गया हो कि इनको खुद ही गाइडेंस देना पड़ता है, और ये खुद गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहां से मिल नहीं रहा था। अब ये क्वालिटीज होंगी तभी आप आगे बढ़े। वीनस से 9th हाउस में मरकरी बैठ जाए, मरकरी को हम इग्नोर करते हैं। आप देखिए, ज्यादातर लोग उसको सीरियस लेते नहीं। मरकरी सबसे ट्रबलसम प्लेनेट है रिलेशनशिप। मैं आपको बता रहा हूँ, अनएफ्लिक्टेड मरकरी, या एफ्लिक्टेड ना भी हो ना, मरकरी अगर अकेला भी है आपके लगन से 7th हाउस में, नौमांश से 7th हाउस में, या वीनस से 9th हाउस में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। रीजन क्या है? वीनस से 9th हाउस में मरकरी तो जा नहीं सकता, पहली बात, उसका लॉर्ड मरकरी हो सकता, ठीक है। इवन वीनस से 9th हाउस में सन भी नहीं जा सकता, जो मैंने अभी बताया था, उसका लॉर्ड जरूर सन हो। क्योंकि मरकरी और वीनस कभी सन से 2 हाउस या उससे ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। बिकॉज वीनस और मरकरी राजसिक प्लेनेट है, सन के आसपास रहते हैं, जिससे हमारा रजस कंट्रोल रहे। अगर ज्यादा दूर हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो रजस क्वालिटी वो आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएगी, अनकंट्रोल्ड। तो इंसान सिर्फ मेटेलिस्टिक चीजों में ही इन्वॉल्व रहेगा, बस पैसा, रिलेशनशिप, लग्जरी, जबकि हमारे और भी बहुत सारे गोल। तो वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर मरकरी बन जाए ना, ऐसे इंसान के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अब पास्ट में ऐसा पार्टनर था जो कम्युनिकेट ही नहीं करता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपनी फीलिंग, या ये खुद नहीं कर पाते थे उससे। डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ऐसे रिलेशनशिप। अब इस इंसान का एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी डॉक्यूमेंटेशन या लीगल इश्यूज की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, हो सकता है इनके पेरेंट्स को या सोसाइटी में। जैसे अभी इंडिया में, बहुत इंडिया या बहुत सारी कंट्रीज में ये कॉमन फैक्टर है। फॉरेनर से मैरिज कर लिया, पीआर मिल जाएगा। कनाडा में किसी लड़की से मैरिज कर लेंगे तो हमको पीआर मिल जाएगा। हो सकता है इसको लेके कोई ऐसा एक्सपीरियंस पॉजिटिव या नेगेटिव रहा हो, कि उस लेडी का मैरिज ऐसा हुआ था उस लड़के के साथ, बट उसने कनाडा जाने के बाद छोड़ दिया, या फॉरेन जाने के बाद पीआर मिलते ही डिवोर्स दे दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जब भी आपको लगन से 7th हाउस, नौमांश से 7th हाउस, या वीनस से 9th हाउस में मरकरी या उसका लॉर्ड मरकरी मिले, डॉक्यूमेंट, पीआर, वीजा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। सामने वाला इंसान एक्सप्रेस करे ना करे, बैक ऑफ द माइंड में जरूर होता है। ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स में चेक कि मैरिज ही पीआर के लिए कर रहे हैं, मैरिज ही वीजा पाने के लिए कर रहे हैं। तो ये इनका एक्सपीरियंस होगा वीनस से 9th हाउस में। तो अब ये इंसान तभी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेगा जब इनको लगेगा सामने वाला पार्टनर एक्सप्रेस करता है, हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। मरकरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक फ्रेंडली टर्म्स होगा। दूसरा, पीआर, वीजा, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो दोनों साइड हो सकता है इसको पीआर चाहिए कहीं का, या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो फुलफिल हो रहा तो करेंगे। या एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि नहीं, इन चीजों में नहीं जाना है, तो ये श्योर करना चाहेंगे भाई ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे मैरिज करें केवल वीजा पीआर के। दोनों साइड हो सकते, बिकॉज मर्करी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इन लोगों के लिए एक मैरिज एक बिजनेस डील होता है।
सेवंथ हाउस में या सेवंथ लॉर्ड मरकरी हो या वीनस से नाइन्थ हाउस या उसका लॉर्ड मरकरी हो, तो इनके लिए मैरिज एक बिजनेस डील होती है। आप किसी भी चार्ट में चेक करें। मुझे याद है एक क्लाइंट का चार्ट था, उसके सेवंथ हाउस में पाइसिस मरकरी था। तो पाइसिस साइन होता डिवोशन का है, वो बहुत ही डिवोटेड थे। फिर भी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने मैरिज किसी वीजा या पीआर के लिए किया था क्या? एंड ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, तो एंड लिविंग इन यूएस यूके। तो ही सेड, हाँ मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो यूके में रहती थी, तो मैंने यहाँ के पीआर के लिए ही मैरिज किया था कि मैं पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुई। बट वहां पे पाइसिस साइन था। तो उसने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं डिवोटेड नहीं था, मैं बहुत ही डिवोटेड था, बट समहाउ डिवोर्स हो गया। नाउ सी द रीजन। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना, वही मैनिफेस्ट होता है। वो इंसान डिवोटेड था, बट उसने मैरिज किया था पीआर और वीजा के लिए, प्रायोरिटी वो रखी थी उसने, भले वो वाइफ को नहीं छोड़ना चाहता था। तो नेचर ने क्या किया, ठीक है मैरिज हो गया, आपको पीआर मिल गया, उसके बाद नेचर ने कहा आपका रोल खत्म, एंड दे गेट सेपरेटेड। ना चाहते हुए सेपरेशन होगी। तो आप अपने थॉट्स कैसे रख रहे हैं, इसको बहुत वाइजली चूज कीजिए, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। क्योंकि मून हमारा फूड है, मून हमारा थॉट प्रोसेस है, तो हमारे थॉट प्रोसेस हमारा फूड दोनों अच्छा होना। कभी भी कुछ भी मत सोचते रहिए, अननेसेसरी दिमाग चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, वो मैनिफेस्ट होते ही हैं। मैंने खुद पर्सनली भी ऑब्जर्व किया, अगर मैं कोई चीज कंटिन्यू सोच लूँ ना, वो होके ही रहेगा। अगर मुझे कुछ चाहिए और मैंने 24/7 वो सोचना शुरू कर दिया, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा सम वे और अदर, कहीं से भी। लेकिन एज अ ह्यूमन हम खुद को बहुत लाइटली लेते हैं। तो मैंने कहा ना, हम सब में ईश्वर का वो अंश है, ईश्वर का थोड़ा सा पार्ट हमारे अंदर भी है। कहते हैं ना कि ईश्वर सबके अंदर है, तो आपको अपने आप को लाइटली ना लें, सीरियसली लें। तो हमने सारे प्लेनेट कवर किए वीनस से नाइन्थ हाउस में। आई थिंक कोई रह तो नहीं, राहु केतु रह गए। No, Moon and Venus also. सी मून एंड वीनस, वीनस से नाइन्थ हाउस में मून हो या उसका लॉर्ड मून, ऐसे इंसान को पास्ट में इमोशनल सपोर्ट, केयरिंग नहीं मिला, नर्चरिंग नहीं मिला, या समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि ये चीजें लैकिंग थी। अब ये इंसान तभी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेगा जब इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, केयरिंग मिलेगा, अनकंडीशनल सपोर्ट। जैसे मुझे याद है कि एक स्टूडेंट के चार्ट में, बच्चे के चार्ट है, वीनस से नाइन्थ हाउस में मून, तो जब तक वो पेरेंट्स के साथ थी उनकी बेटी, तब तक तो इमोशनल सपोर्ट। जब वो फॉरेन जाके रहने लगी स्टडीज के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी यही कहती है कि रिलेशनशिप तभी करेंगे जब इमोशनल सपोर्ट और केयरिंग मिलेगा, क्योंकि उसको लगता है अब ये चीजें लैकिंग है लाइफ। Hmm. तो एक्सपीरियंस कहीं से भी आ सकता है। आप ये ना सोचें कि हमारा 2-3 रिलेशनशिप होके ब्रेकअप होगा तभी एक्सपीरियंस आएगा। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, इस वजह से ये थॉट प्रोसेस है। आपके पेरेंट्स की वजह से आ सकता है, आपके फादर कैसा बिहेव करते थे, बिकॉज जो आपका बर्थ हुआ है वो मदर और फादर से हुआ है ना, फादर के सीट से। ये भी इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग कंसेप्शन आपके फादर और मदर का क्या एटीट्यूड, वो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। दैट इज वाई हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसे वीनस से नाइन्थ हाउस में मार्स था एक लेडी के साथ, शी वॉज अनमेरिड एंड द एज वॉज अराउंड 36 और 37। उनका खुद के 1-2 ब्रेकअप हुए तो वो बात ठीक थी, लेकिन उनके फादर का बहुत वायलेंट बिहेवियर था मदर को लेकर। तो वो एक्सपीरियंस उनके माइंड में बैठ गया था कि सारे मेल ऐसे ही होते हैं, मेरे फादर मेरे मदर को ऐसा ही ट्रीट करते Hmm. हैं। एंड शी हैज गॉट मार्स इन नाइन्थ फ्रॉम वीनस। Hmm. तो वीनस से नाइन्थ हाउस में इसी तरीके से आपको वीनस तो मिल नहीं सकता, उसका लॉर्ड वीनस हो। वीनस पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, ब्यूटी। अब ऐसे इंसान को लगता है पार्टनर ब्यूटीफुल होगा तभी कमिटमेंट करेंगे, हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो कि पार्टनर गुड लुकिंग ना मिला हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना रही हो पास्ट में, तो उसको लगता है पार्टनर फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए। कंफर्ट, लग्जरी। एंड वन मोर थिंग, हम लोग वीनस को हमेशा पैसे, कंफर्ट से ही रिलेट करते हैं। वीनस डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने रेट्रोग्रेड प्लैनेट में कहा था, वीनस डिवोशन का कार्य है। वीनस है नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, वीनस है, नेटिव को चाहिए पार्टनर बहुत डिवोटेड होना चाहिए, तभी हम कमिटमेंट करेंगे।
क्योंकि पास्ट में उसके ये एक्सपीरियंस रहे हैं कि पार्टनर डिवोटेड नहीं था, पार्टनर जो है फाइनेंशियली सिक्योर नहीं था, या एक्सपीरियंस ऐसा रहा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, पार्टनर गुड लुकिंग नहीं। वीनस से 9th हाउस में राहु आ जाए, राहु केतु शॉकिंग बिहेवियर देते हैं। राहु आपको शॉक इसलिए देता है अनकंट्रोल्ड डिजायर की वजह से। अब देखिए, राहु जहां बैठ जाए ना, हमें ये लगता है चार्ट में कि हमारे साथ चीटिंग हुआ। आप अपोजिट साइड देखिए, चीटिंग इसलिए होता है कि हमारा खुद का थॉट प्रोसेस होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है। सेम थिंग आप देखिए, चतुर्दशी और अमावस्या पे जिनका बर्थ होता है उनके साथ भी रहता है, वो हमेशा बाउंड्रीज क्रॉस करना चाहते हैं। यार एक लेडी का बर्थ अमावस्या पे हुआ था, इंडिया इंडिया की थी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सर मैंने एक बार ड्रिंक करके, एक बार स्मोकिंग करके देखना था मुझे कि क्या होता क्या है। मतलब उनको करना होता है कि होता क्या है, बस एक बार ही सही। तो वीनस से 9th हाउस में राहु है, उसका लॉर्ड राहु है ना, तो आपकी अनकंट्रोल्ड डिजायर, या आपका थॉट था कि रिलेशनशिप में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। ऐसे लोगों को लगता है मोनोटोनस बोरिंग लाइफ नहीं होनी चाहिए, रोज एक ही चीज रिपीट हो। हम्म। इसीलिए ऐसे लोग देखिए, इंटरकास्ट रिलेशनशिप, फॉरेनर के साथ रिलेशनशिप, उसका रीजन ये है। रीजन ये नहीं है कि फॉरेनर से इनको अट्रैक्शन है कोई, इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो जिन लोगों को रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, उनसे ही बोर हो चुके हो, तो दूसरा कास्ट कल्चर कम्युनिटी एक्सप्लोर करना चाहे। तो फॉर इसी वजह से एग्जाम्पल, इनके साथ या सो फॉर इस, एग्जाम्पल, अगर जैसे किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वीनस द नाइन्थ इज मार्स लॉर्ड, राइट? तो अगर मार्स राहु और जुपिटर के साथ बैठा है तो उनमें उनको वो तीनों क्वालिटीज चाहिए होंगी, मार्स वाली हाँ भी, बिल्कुल, जुपिटर वाली भी, और वो राहु वाली भी। यस। ओके। बट अगर मल्टीपल एफ्लिक्शन है, वो आप ये समझिए कि वो प्रॉब्लम सीवियर है। इस इंसान के साथ काफी सारे सेटबैक्स रहे हैं रिलेशनशिप। तो वीनस से 9th हाउस में राहु है, उसका लॉर्ड राहु है, एक्वेरियस का को लॉर्ड राहु होता है। तो आपके अनकंट्रोल्ड डिजायर या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चल रहा था, इस वजह से आपके साथ चीटिंग हुआ है इस इंसान के साथ। अब ये नेटिव क्या करेगा, इस राहु सस्पिशियस बिहेवियर देता, अब ये बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं। जब तक पूरा ट्रस्ट नहीं होगा सामने वाले पे, तब तक कमिटमेंट नहीं करें। या राहु वाला क्वालिटी, जब तक इनको कुछ नया नहीं मिलेगा, कुछ सोसाइटी या ट्रेंड से बिल्कुल अलग, कमिटमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ राहु एंड जुपिटर, ये दोनों एक जैसे ही। एक्सट्रीम ब्रॉड माइंडेड माइंडेड इंसान जो होता है ना, उसके साथ भी चीटिंग। राहु क्या, इल्यूजन, स्मोक, ज्यादा दूर की जो सोचते हैं ना, वो एक तरह से स्मोक ही होता है, रियलिटी नहीं। वीनस से 9th हाउस में केतु बैठे, उसका लॉर्ड केतु बैठे। केतु मिस्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। राहु एंड केतु ये एक जैसे ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप कभी भी चेक करें। राहु भी ऑब्सेशन देता है, केतु उससे सीवियर ऑब्सेशन देता है, अनरियलिस्टिक थॉट। वीनस से 9th हाउस में केतु है, या उसका लॉर्ड केतु, अनरियलिस्टिक थॉट था रिलेशनशिप को लेकर, कोई सोलमेट होना चाहिए, बहुत डीप सोल कनेक्शन होना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दे देगा। क्योंकि केतु क्या, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऐसे लोगों से कनेक्ट करेगा जिनसे आप मिले नहीं थे कभी, या ऐसा रिलेशन स्टार्ट हो गया इंटरनेट इंटरनेट ऑनलाइन डेटिंग, फोन कॉल के थ्रू। ठीक, मतलब पार्टनर इतना दूर है कि आप मिल नहीं सकते, या बहुत कम आप मिलेंगे, बस बातें होती रहेंगी। तो जब तक दूर से रहेगा ना, सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ एक सोलमेट जैसा, क्योंकि सब अनरियलिस्टिक ही होता है। एंड वंस दे स्टार्ट मीटिंग, एक दो तीन बार मिलेंगे, डिटैचमेंट स्टार्ट। क्योंकि आपके ऑब्सेशन और आपकी डिजायर्स की वजह से आपने मिस्टेक्स की। अब ये इंसान क्या है, ये इंसान रिलेशनशिप में तभी कमिटमेंट करेगा जब पूरी तरीके से डिवोशन होगा, जब तक सब कुछ एनालाइज नहीं कर लेंगे। पार्टनर स्पिरिचुअल होना चाहिए, क्योंकि जो डेप्थ ये ढूंढ रहे होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल आदमी में। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, केतु वाले लोगों को कुछ मिलता मिलता नहीं। वीनस से 9th हाउस में केतु, 7th हाउस में लगन से केतु, 12th हाउस में केतु वाले परेशान रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है हमसे ज्यादा डिवोटेड तो कोई है ही नहीं, हमसे हमारा जो एनर्जी लेवल हो कोई मैच ही नहीं करता। और ये कंप्लीटली अनरियलिस्टिक थॉट होता है। मुझे कई सारे चार्ट याद है, 12th हाउस केतु, इसीलिए मैरिज होने में ही प्रॉब्लम है। मुझे एक फीमेल का चार्ट याद है, वो अनमैरिड थी, वो 12th हाउस में केतु था। तो उनका रिलेशनशिप था, उन्होंने कहा मुझे लगता है ये इंसान मेरी एनर्जी से मैच ही नहीं कर पाया। तो मैंने उनसे पूछा आपका एनर्जी लेवल का क्या पैरामीटर।
तो केतु वालों का ये अनरियलिस्टिक थॉट होता है, इसीलिए आप देखिए आज के टाइम से आप रिलेट करें तो ऑनलाइन डेटिंग, इंटरनेट, ठीक है, इस तरीके से रिलेशनशिप टिंडर ऐप के थ्रू। एक इसी तरीके से मेरे पास क्लाइंट आया था, वो टिंडर के थ्रू उसका डेटिंग स्टार्ट हो गया। अब वो मिलते भी नहीं थे एंड वो इतना ऑब्सेस्ड था कि ब्रेकअप के बाद 6 to 7 मंथ से डिप्रेशन। तो जब तक दूर थे तब तक सही चल रहा था, जैसे ही दोनों लोग एक दूसरे से मिले ना, विद इन 1 or 2 मंथ सेपरेशन हो गई। तो ये, चूंकि हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे, तो ज्यादातर लोगों का ट्रबल जो है रिलेशनशिप में ही है। तो वीनस से नाइन्थ आपको बताएगा कि आपका पास्ट लाइफ क्या रहा है रिलेशन। That's interesting. Very interesting concept. यस। ना, अब अगर हम बात करें इसी कॉन्सेप्ट पे ना, तो पास्ट लाइफ में हमने क्या चीजें की थी और क्या हमको इस लाइफ में सफर करना पड़ रहा है, या जो कर्म हमको मिले हुए हैं वो क्यों मिले हुए हैं। आपको देखना है तो आप लगन से नाइन्थ हाउस, ठीक, बहुत सारे हाउस होते हैं, हम आज नाइन्थ हाउस पे फोकस कर, लगन से नाइन्थ हाउस देखिए। और नाइन्थ हाउस 12 से 10th है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, सन का मरण कारक। 12th हाउस वो हाउस है जो लास्ट लाइफ में आपने जहां पे छोड़ा था, और फिर फर्स्ट हाउस से आपका लाइफ स्टार्ट हो गया। तो लास्ट लाइफ में जो आपने कर्म किए थे वो 12 से 10th है, नाइन्थ। एंड जो अच्छे बुरे कर्म किए थे वही रिफ्लेक्ट हो। तो अब आप देखिए, नाइन्थ हाउस में मेलेफिक हो, इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्च्यून में प्रॉब्लम दे, क्योंकि फॉर्च्यून वो चीज है जो आप पहले से किए हुए कर्मों के अकॉर्डिंग डिसाइड हो। Hmm. और सक्सेस हमें तभी मिलती है जब हमारा फॉर्च्यून सपोर्ट करे, हम हार्ड वर्क करें, दोनों चीज। और हर इंसान के लिए पैरामीटर अलग है। कुछ इंसान, कई लोग ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट मिलेनियर बिलेनियर या रिच बन जाते हैं। कई लोग लाइफ लॉन्ग एफर्ट लगाते हैं तो भी नहीं बनते। कई लोग होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं रातों रात कोई करोड़पति नहीं बन सकता, नहीं ऐसा नहीं है, बन जाते हैं लोग। हर किसी का अपने कर्म है, अपनी डेस्टिनी है। तो सक्सेस तभी मिलेगी जब आपका फॉर्च्यून भी सपोर्ट करे और आप हार्ड वर्क भी करें। इसीलिए देखिए, नाइन्थ और थर्ड हाउस एक दूसरे के अपोजिट है। थर्ड हाउस 9 से 7th है और नाइन्थ हाउस 3rd से 7th है। 7th हाउस कंप्लीशन का होता है। थर्ड हाउस एफर्ट का है। एफर्ट लगाएंगे तभी फॉर्च्यून सपोर्ट करेगा। थर्ड हाउस से 7th है नाइन्थ हाउस। थर्ड हाउस एफर्ट का, एफर्ट कितना भी लगा ले, अगर फॉर्च्यून नहीं साथ दे रहा तो सब बेकार। सी, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड एस्ट्रोलॉजर होंगे जिनको शायद हम जानते भी नहीं हों। उनका डेस्टिनी नहीं है लोगों को जान। बहुत से ऐसे जिनके पास बहुत कम नॉलेज है, भी फेमस है। तो दोनों ही चीजें सपोर्ट करनी चाहिए। तो नाइन्थ हाउस में अगर मेलेफिक बैठे हैं, तो पास्ट लाइफ में आपने वो ट्रबल लोगों के लिए क्रिएट किए थे, और वो आपको सफर करना पड़ेगा। और आप देखिएगा, नाइन्थ हाउस मेलेफिक जिस चार्ट, इंसान के चार्ट में हो, नेटिव के चार्ट, वो सबसे अच्छे लोग होते हैं, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। रिलेशनशिप में हमें क्यों प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 7th हाउस 9 से 11th है। नाइन्थ हाउस क्या है, पास्ट लाइफ। 11th हाउस गेन का होता है, तो जो पास्ट लाइफ का गेन है अच्छे बुरे कर्मों का, वो रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए बहुत से लोग उस लायक नहीं होते फिर भी बहुत अच्छा मैरिड लाइफ होता है। बहुत से लोग बहुत बुरे होते हैं तो भी बहुत अच्छा मैरिड लाइफ हो जाता है, बहुत अच्छे होते हैं तो बहुत बुरा हो जाता है। क्योंकि 9th हाउस बताता है कि आपने अपने धर्म का पालन किया कि नहीं, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया कि नहीं। तो हमेशा आप देखिए, 9th हाउस एफ्लिक्टेड है वो इंसान बेस्ट है। लोग कहते हैं 9th हाउस एफ्लिक्टेड वाले बेकार होते हैं, मोरली करप्ट होते हैं, चीटेड, कुछ नहीं, वो बेस्ट है। 9th हाउस सैटर्न होगा, या नाइन्थ का लॉर्ड सैटर्न में, ये इंसान हमेशा चाहेगा कि सबकी प्रॉब्लम दूर कर दो। वो इंसान दुखी होना ही नहीं चाहिए। सबके दुख दर्द मुझे दूर करना। ये वो लोग हैं जो किसी को परेशान देखेंगे ना, बिना मांगे उसके पास जाएंगे हेल्प कर। अब होता क्या है, दूसरों की हेल्प करने की वजह से इनका खुद का प्रोग्रेस डिले होता रहता है। ये लोगों की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन आप देखिए सैटर्न 9th हाउस में हो या नाइन्थ का लॉर्ड, सबसे ज्यादा पेनफुल लाइफ, सबसे ज्यादा ट्रबल मिलेंगे। लोग ये कितनी भी लोगों की हेल्प कर लें, लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर सैटर्न नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा हो तो सेम थिंग। तब भी आपको काफी हद तक इफेक्ट मिलेगा, बट ये डिपेंड करता है कि वो किस प्लेनेट के साथ है, वो थोड़ा मॉडिफाई कर। लाइक सैटर्न 9th लॉर्ड होके राहु के साथ बैठ गया, ठीक, या 9th लॉर्ड मार्स है, सैटर्न वहां बैठ गया,
तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। अगर नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर और सैटर्न उसके साथ बैठ गया तो कुछ कंट्रोल कर देगा उन चीजों। तो वो डिपेंड हम्म। करेगा प्लेनेट पर, बट इफेक्ट तो मिलेगा। तो नाइन्थ हाउस सैटर्न हो या नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न, इंसान हमेशा चाहेगा कि डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, कि उनके लिए सब कुछ करना। नाइन्थ हाउस सैटर्न वाले इतने हम्बल होते हैं कि आप उन्हें बैठने के लिए कहिए वो लेट जाएंगे। ठीक। अब ये देखिए, ये इंसान क्या कहेगा, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हमारे साथ क्यों बुरा हो। क्योंकि नाइन्थ हाउस में सैटर्न मिला है इसलिए कि लास्ट लाइफ में ना आपने लोगों को ट्रबल दिया, पीड़ा दी। सैटर्न दुख का कारण है। आपने जो पुअर लोग हैं, लेबर क्लास हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनको ट्रबल क्रिएट किया। तो नेचर आपके भाई, हम क्या कहते हैं कि हमें बर्थ मिला है पास्ट लाइफ के कर्मों को पूरा करने के। तो नेचर ने आपको बर्थ इसीलिए दिया कि जिन लोगों को आपने दुख दिया था ना, अब आप उनके लिए ही काम और अपने उस कर्म को पूरा करें। अब वो लोग इस बार आपको दुख देंगे। आप उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं फिर भी वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप बिना मांगे उनकी हेल्प कर रहे हैं फिर भी वो अनग्रेटफुल बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अब आपका बारी है उसको रिपे करना। अब आप उनके लिए काम कीजिए और आप दुख भोगिए। इसीलिए देखिए टॉरस असेंडेंट के साथ यही होता है। नाइन्थ हाउस में राहु बैठ जाए, नाइन्थ लॉर्ड राहु हो जाए, ठीक, ऐसे लोगों के साथ रिपीटेडली इस लाइफ में चीटिंग होता है। क्यों? राहु क्या शौक देता है पास्ट लाइफ में, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आपने बहुत सारे अनएथिकल काम किए, लोगों को आपने चीट किया। इस लाइफ में क्या होगा, राहु नाइन्थ हाउस वाले बेस्ट। नाइन्थ हाउस राहु वाले अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करेंगे, लोग खुद ही इनको चीट कर जाते हैं। नाइन्थ हाउस गुरु का है, नाइन्थ हाउस राहु वाले गुरु और फादर गुरु के बहुत डिवोटेड हो, इनको टीचर ही चीट कर दें। अब ये लोग, ये भी वही लोग होंगे कि हम तो किसी को चीट करते ही नहीं, हमारे साथ। रीजन है कि आप पहले करके आए, आप ये ना कहिए कि नहीं कर। तो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बहुत कुछ बुरा करते ही नहीं है तब भी हमारे साथ हो रहा है, वो इंसान तो इतने बुरे कर्म करता है। तो जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है और लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो पास्ट में अच्छे कर्म करके आया। हाँ, इस लाइफ में बुरे कर्म कर रहा है तो अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए क्रिएट कर रहा है। या इस लाइफ में भी जब तक उसके पास्ट अच्छे कर्मों का अकाउंट अभी बाकी है, तब तक वो एंजॉय कर रहा है। जिस दिन वो ओवर हो जाएगा, इस लाइफ में ही सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो तो हमारे बैंक बैलेंस की तरह है ना। हमारे पास बैंक अकाउंट में बैलेंस है, जब तक है हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। इतना है कि पूरी लाइफ बीत गई तो अच्छी बात है, खत्म हो गया तो इसी लाइफ में देख लेंगे। तो नाइन्थ हाउस राहु वालों के साथ अक्सर चीटिंग होता है। आप देखिए सन राहु के साथ बैठे या बैठे, ऐसे लोगों के कैरेक्टर या बिहेवियर में प्रॉब्लम रहता है। ऐसे लोग दूसरों को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने की। सेक्सुअलिटी को लेके ऐसे लोगों के साथ आपको इशू मिलेगा जिनका सन राहु के साथ या केतु के साथ। नाइन्थ हाउस में केतु बैठे या उसका लॉर्ड केतु हो जाए या नाइन्थ लॉर्ड से, केतु क्या करता है, केयरलेस बिहेवियर देता है, ऑब्लिवियस स्टेट होता है ना, बिल्कुल सब कुछ भूल गए। इसीलिए केतु को सेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट लोग कैसे होते हैं, सब भूल जाते हैं बिल्कुल एकदम मस्त। आप देखिए आपके चार्ट में जहाँ केतु बैठेगा वहां पूरी तरीके से खो जाएंगे। सेवंथ हाउस केतु, वीनस केतु रिलेशनशिप में डूबे हुए हैं। अब हर प्लैनेट का पॉजिटिव निगेटिव होता है। अब आप ईश्वर की भक्ति में डूबे हैं तो अच्छा है, आप मेटेरियलिस्टिक चीजों के लेके बिल्कुल डूब गए हैं तो आपको ट्रबल तो करेगा। आप देखिए सैटर्न केतु बैठ जाए, सैटर्न पैरों का कारक, ये लोग चलते हैं ना सब कुछ भूल जाते हैं। सैटर्न केतु वाले बहुत ग्रेसफुली चलते हैं। सैटर्न केतु वाले डांस आता हो या ना आता हो, लेकिन आप उन्हें डांस करने के लिए कहिए ना, मतलब उनका डांस ऐसा होता है कि लोग खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट, भले उस इंसान को डांस ना हो। क्योंकि सैटर्न क्या मूवमेंट है बॉडी। केतु के साथ बैठ गया बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल डूब चुके हैं। तो नाइन्थ हाउस केतु है, आप पास्ट लाइफ में केयरलेस थे, आपके केयरलेसनेस की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। आप इस लाइफ में क्या होगा कि उसी की वजह से आप बार बार मिस्टेक करेंगे। केतु मिस्टेक्स का कारण, ब्लाइंड फोल्डेड होके आप बार बार मिस्टेक्स करेंगे और सफर करेंगे। केतु नाइन्थ हाउस वाले सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक का रीजन आपका ऑब्सेशन, आपका डिजायर, कुछ भी हो सकता है। केतु नाइन्थ हाउस वाले हैं, इनको आप कितना भी एडवाइस दे लीजिए फॉलो नहीं करते। ये क्या होगा, आप एडवाइस देंगे, सुनेंगे ये, उसके बाद करेंगे वही जो इन्हें करना हो। क्योंकि मिस्टेक्स हम तभी करते हैं या तो हमारी डिजायर एक्सेस में हो या हम किसी की एडवाइस सुने। तो जिस हाउस में केतु बैठ जाए वहां हम एडवाइस नहीं फॉलो करते। आप वीनस केतु, सेवंथ हाउस केतु, आप उसे समझा दीजिए रिलेशनशिप में मैरिज मत करना इस इंसान से।
नहीं मानेगा। वो कभी आपकी एडवाइस नहीं, स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून वाले आपके पास कंसल्टेशन के लिए आ भी जाए ना, वो आपकी सुन लेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, करेंगे वही जो उनको सही लगे, क्योंकि रिसर्च माइंडेड होते हैं ना, अपना दिमाग तो लगाना ही। तो केतु 9th हाउस में बैठे तो आपकी केयरलेसनेस की वजह से लोग परेशान हुए थे। आप उसी केयरलेसनेस की वजह से आप इस लाइफ में मिस्टेक करेंगे, ब्लाइंड फोल्डेड हो क्या, सफर करेंगे। मार्स बैठा 9th हाउस में, मार्स 9th हाउस वाले सबसे लिबरल हो। मार्स 9th हाउस में हो या 9th का लॉर्ड हो, ये लोग कभी भी किसी के साथ इंजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते। किसी के साथ भी इंजस्टिस हो रहा होगा उसके लिए जाके फाइट करेंगे, दूसरों की लड़ाइयां लड़, और उसकी वजह से ये सफर करते हैं, उसकी वजह से इनका प्रोग्रेस डिले हो जाता है। मार्स 9th हाउस में या 9th का लॉर्ड हो तो ये हमेशा दूसरों को प्रोटेक्शन सिक्योरिटी देना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जिसके लिए लड़ रहे हो खुद अपने लिए लड़ना चाहता है कि नहीं, कि आप ही लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा है, क्योंकि आपके वॉयलेंस, आपके एग्रेशन, आपके एंगर की वजह से आपने ट्रबल किया है लोगों को। अब उसी वॉयलेंस, उसी एग्रेशन को लेके आप दूसरों के लिए लड़ेंगे। आप लड़ेंगे, दूसरे का भला होगा, आप सफर करें, आपका इमेज भी ऐसा हो जाएगा कि ये इंसान तो है ही कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का। तो मेलेफिक 9th हाउस में बैठे हैं तो वो चीजें आप करके आए हैं, और वही चीजें अब रिपीट, वो चीजें अब आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से आपने लोगों को परेशान किया था, और वही एक्टिविटीज आप करेंगे लोगों के भले के लिए। इस तरीके से आप अपने कर्म को पे बैक करें, तो वो काम आप दूसरे के भले के लिए करेंगे, बट आपको सफर करना पड़ेगा। अगर आपका बेनिफिक प्लेनेट है, मून है, सन है, मरकरी है, जुपिटर है, तो ये ट्रबल इतना नहीं देते। हर प्लेनेट का पॉजिटिव निगेटिव होता है, बट ये इतना ट्रबल नहीं देते। बट मेलिफिक है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, जो मैंने कवर किया, वो ज्यादा प्रॉब्लम है। वीनस और मरकरी होता है तो राजसिक प्लेनेट है, तो इनका बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है कि ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट दूसरे के पास देखा और अच्छी जॉब कर रहे थे, वीनस या मरकरी 9th हाउस, और उसकी दशा अंतरदशा स्टार्ट हुई, किसी ने कह दिया वो वाला जॉब ऑफर बहुत अच्छा है, ग्रीड में आके चले गए, और यहाँ वाली भी चली गई जॉब, वो भी चली गई। ये इस तरीके का प्रॉब्लम देखते हैं, बट वैसा नहीं कि सीवियर प्रॉब्लम। तो वीनस 9th हाउस वालों को इसीलिए चाहिए होता है हमेशा बहुत प्योर रहे, स्पेशली रिलेशनशिप। तो 9th हाउस वाली चीज है ना, वो समय के साथ आप सीख जाते हैं। वीनस 9th हाउस वाला धीरे 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 रिलेशनशिप के मैटर में बिल्कुल प्योर हो जाता है। मरकरी 9th हाउस होता है तो मरकरी ड्यूअलिटी देता है, तो ये लोग फिक्स नहीं होते अपने एथिक्स को तो उतने ज्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं होते। पर जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे लोग बहुत हार्ड वर्क। मून बैठा है 9th हाउस में, कंपैशनेट रहिए बस। तो 9th हाउस वाली जो चीजें हैं वो दिखाती हैं आपका एथिक्स क्या है, आपका धर्म क्या है। बट मेलेफिक 9th हाउस में है तो सीवियर ट्रबल है। बेनिफिक बैठे हैं तो उतना ट्रबल नहीं आएगा जितना मेलेफिक के साथ आता है, छोटा मोटा आता है, जैसे मैंने वीनस मरकरी को कहा कि रजस ग्रह है, तो वही वाला कंडीशन होगा कि आपको दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी लगेगी। तो अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके रखिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है अपनी पास्ट लाइफ को देखिए। तो इसीलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करें, वरना नेक्स्ट लाइफ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि 9th हाउस जो है 7 से 3rd है। 7th हाउस रिलेशनशिप का, उसका जो एफर्ट है वो 9th हाउस है, वहां से 3rd। 3rd हाउस ट्रेवल का होता है, जो मैरिज की यात्रा है वो 9th हाउस है। हम मैरिज या रिलेशनशिप इसीलिए करते थे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, केवल मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट के लिए नहीं। और जो आपका 11th हाउस है 9 से, सॉरी 7th हाउस है 9 से 11, अगर आप अपने धर्म, अपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करें तो सबसे ज्यादा सफर आप रिलेशनशिप में ही करेंगे, करेंगे ओवरऑल लाइफ। और वो 7th हाउस मारक भी है, वो डेडली हो जाएगा। Interesting. तो हमने आज जनरली भी कॉन्सेप्ट कवर किया, और रिलेशनशिप को लेके लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने वीनस से 9th हाउस कवर कर लिया कि आप देखिएगा आपको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। और एज एन एस्ट्रोलॉजर भी चाहिए कि हमें वीनस से 9th हाउस को जरूर रिपोर्ट करें, और नेटिव को उसी हिसाब से गाइड करें और काउंसलिंग, क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अगर उसका एक्सपीरियंस गलत है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, तो आप वीनस से 9th हाउस चेक कीजिए, और उसको गाइड कीजिए कि आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है रिलेशनशिप। That was very interesting concept. Something new I've heard.
Venus से 9th house, and it's easy कि relationship के बारे में. This was very good. Thank you so much for sharing this with us today. And Dr. Piyush has his own YouTube channel, Destiny Star. We'll leave a link below. And if you want to consult him, we'll also leave his information below. Thank you so much. Thank you. Namaste.